आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों का रिलेटिवली बहुत इजी है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कल जो है व्यूज़ को पढ़ चुके हो, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंटरनल व्यू क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू क्या होता है और कंसेप्शनल व्यू क्या होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्कीमा है। बेसिकली स्कीमा जो होती है वो डेटाबेस की डिटेल को बोला जाता है। तो डेटाबेस की जो स्कीमाज होती हैं वो भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं। तो डेटाबेस की जो स्कीमाज होते हैं ना, वो भी बेसिकली जो है हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह काम करते हैं जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो चीज़ पढ़ी थी व्यूज़ के बारे में। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा डेटाबेस स्कीमाज क्या चीज़ होती है। सबसे पहले क्या डेटाबेस की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है, उसको हम लोग डेटाबेस का जो है स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें जी, जो स्कीमा होता है ना वो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो डेटाबेस का डिज़ाइन होता है। ठीक है, द स्कीमा इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिज़ाइन, यानी जो स्कीमा आप बनाते हो वो डेटाबेस डिज़ाइन जब आप कर रहे होते हो तो आप उसके अंदर स्पेसिफाई कर देते हो। ठीक है, और जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो स्कीमा होता है वो ज़्यादातर चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब स्कीमा जो है बेसिकली डेटाबेस के अंदर जो है वो 3 तरह के होते हैं। जिस तरह लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने व्यूज़ पढ़े थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंसेप्शनल व्यू, इसी तरह जो हमारे स्कीमाज होते हैं वो भी 3 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं और वो 3 लेवल आर्किटेक्चर ही होता है। ये देखिएगा अभी। ठीक है, इसमें ठहरो मैं इमेज दिखाता हूँ, शायद इमेज नज़र नहीं आ रही इसके अंदर, ये इमेज है। ठीक है, इसके अंदर 3 लेवल आर्किटेक्चर है, जिसमें पहला हमारा एक्सटर्नल स्कीमा होता है वो बेसिकली डिफरेंट यूज़र के जो व्यूज़ होते हैं उसी को हम कहते हैं। कॉन्सेप्शनल स्कीमा कौन सा होता था, जो हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर लास्ट टाइम पढ़ा था, कि जिसमें क्या होता है हमारे पास डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन होती है, यानी नाम, रोल नंबर, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हो गई। और इसके बाद इंटरनल स्कीमा या फिज़िकल स्कीमा होता है, ये वो चीज़ होती है जहाँ पर डेटाबेस की जो चीज़ें होती हैं किस तरह स्टोर की जाती हैं उस चीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इंटरनल स्कीमा को चेक कर लेते हैं कि स्कीमास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये भी हमने पढ़ा कि 3 लेवल आर्किटेक्चरल बेस्ड होता है। एक्सटर्नल स्कीमा किसको कहते हैं? एक्सटर्नल स्कीमा होता है एट द हाईएस्ट लेवल वी हैव मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमास विच इज़ आल्सो कॉल्ड सब स्कीमा। ठीक है, जिस तरह लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के व्यूज़ होते हैं और हर यूज़र को उसका अपने हिसाब से व्यू नज़र आता है जो दूसरे यूज़र के व्यू से डिफरेंट होता है। इसी तरह जो एक्सटर्नल स्कीमा होता है वो बेसिकली एक्सटर्नल व्यू को ही कहते हैं। तो एक्सटर्नल स्कीमा क्या चीज़ होती है, वो डिफरेंट तरह के व्यूज़ होते हैं और हर व्यूज़ जो होता है बेसिकली दूसरे स्कीमास के साथ मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो व्यूज़ और स्कीमा व्यूज़ बेसिकली वो डाटा जो शो करते हैं, स्कीमा वो एक बेस होती है जिसके ऊपर वो चीज़ शो की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्सटर्नल स्कीमा यानी मल्टीपल यूज़र्स जब आते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हम उसको सब स्कीमास बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल स्कीमा हो गया। कॉन्सेप्शनल स्कीमा क्या होता है? कॉन्सेप्शनल स्कीमा जिस तरह लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉन्सेप्शनल व्यू के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा जो होता है वो स्टोर होता है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है, किस टाइप का डाटा होगा, क्या कंस्ट्रेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो कंसेप्शनल लेवल पे क्या होता है कि कंसेप्शनल स्कीमा उस स्कीमा को कहते हैं जो कंसेप्शनल लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि सारी एंटिटीज़ क्या चीज़ हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ये अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर लिया तो आपको यही लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है। बेसिकली व्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली डाटा को शो करने के लिए होते हैं, जो स्कीमा होता है बेसिकली वो उसकी बेस होती है बैक एंड के ऊपर। ठीक है, यानी इस बुनियाद के ऊपर हमने ये चीज़ करनी है। तो कॉन्सेप्शनल स्कीमा क्या हुआ, जिसमें हम लोग एंटिटीज़ लिखते हैं, एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, उसके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो लिखते हैं, डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पर, उसको हम कॉन्सेप्शनल स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल स्कीमा क्या होता है? इंटरनल स्कीमा नाम से पता है जो लोवेस्ट लेवल का होता है, जिसमें हम लोग डाटा को किस तरह स्टोर करवाएंगे डाटा मेमोरी के अंदर, वो चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो ये देखें कि लिखा हुआ कंटेनिंग डेफिनेशन ऑफ स्टोर रिकॉर्ड, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हैशिंग और इंडेक्सेस, यानी इंडेक्सेस जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी बात की थी, इंटरनल व्यू में यही होता था और इंटरनल स्कीमा के अंदर भी यही होता है। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी डाटाबेस के अंदर हमेशा एक ही कॉन्सेप्शनल स्कीमा होता है और एक ही इंटरनल स्कीमा होता है। लेकिन एक्सटर्नल स्कीमा चूँकि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो जो हमारा एक्सटर्नल स्कीमा होता है वो भी जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। ये देखिए, जिस तरह लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि हर यूज़र को डिफरेंट व्यू नज़र आता है, तो हमारा ये एक्सटर्नल स्कीमा हो गया। ठीक है,
अच्छा जी, कॉन्सेप्शन स्कीमा क्या हुआ? कॉन्सेप्शन स्कीमा के अंदर क्या चीज़ होती है? हमारी डाटा की रिप्रेजेंटेशन, यानी जिस तरह अगर कॉलेज का हम डाटाबेस बना रहे हैं तो उसका हमारे नाम, हमारे रोल नंबर, हमारी जितने होते रिकॉर्ड होगा, यानी रिकॉर्ड जो होगा वो बेसिकली हम क्या करेंगे उसके अंदर कॉन्सेप्शनल स्कीमा के अंदर आएगा। इंटरनल स्कीमा के अंदर जो क्या होता है कि डाटा को डाटाबेस के अंदर स्टोर कैसे किया जा रहा है, कौन कौन से इंडेक्सेस किस किस नंबर को दिए जा रहे हैं, वो सारा जो है हमारा इंटरनल स्कीमा। और मैपिंग इसी को कहते हैं बेसिकली, द कॉन्सेप्शनल स्कीमा रिलेटेड टू इंटरनल स्कीमा थ्रू द मैपिंग। अगर आप ये कॉन्सेप्शनल स्कीमा है ना और ये मेरा इंटरनल स्कीमा, इन दोनों को आपस में रिलेशन कराने वाला जो चीज़ होती है उसको मैपिंग कहते हैं। वो मैपिंग क्या करती है? डाटाबेस से मतलब जहाँ से मेमोरी से डाटा उठाती है और कॉन्सेप्शनल स्कीमा के अंदर शो कराती है हम लोगों को, तो इसको मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डाटाबेस इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल। अगर हम उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ देखें तो लिखा हुआ डाटा इन अ डाटाबेस एट द पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड डाटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह मेरा एक कॉलेज का रिकॉर्ड है, मेरे पास कॉलेज का एक डाटाबेस है, तो उसके अंदर मेरा नाम, मेरा रोल नंबर जो है एक इंस्टेंस है। ठीक है, इस तरह राबिया का नाम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स बेसिकली उस डाटाबेस का इंस्टेंस है। तो ये लिखा हुआ है कोई भी डाटा जो डाटाबेस में होता है किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पे या किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, हम उसको डाटाबेस इंस्टेंस कहते हैं। नंबर 2 चीज़, जो एक्चुअल डेटा होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे राबिया के मार्क्स जो हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो इंस्टेंस होता है डाटाबेस का वो भी फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे राबिया का फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए कुछ और था, तो सेकंड सेमेस्टर में आके वो कुछ और हो गया, थर्ड में आके वो कुछ और हो गया। तो डाटा जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। ठीक है, डाटाबेस चेंज नहीं होता, डाटाबेस के इंस्टेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। और इंस्टेंस क्या है? बेसिकली किसी भी पार्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, द डाटा इन द डाटाबेस। ठीक है, जो डाटाबेस का परमानेंट स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं इंटेंशन ऑफ डाटाबेस। ठीक है, जबकि जो डाटाबेस की चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे राबिया के मार्क्स हो गए, या मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाए मिसाल के तौर पे, तो तब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, कि वो एक्सटेंशन है या स्टेट ऑफ द डाटाबेस है। ठीक है, तो जो सी चीज़ कांस्टेंट है, परमानेंट स्ट्रक्चर होगा डाटाबेस का, हम उसको बोलेंगे इंटेंशन ऑफ डाटाबेस। ठीक है, जो इंस्टेंस होगा, जो चीज़ चेंज होती रहेगी, उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाटाबेस का परमानेंट स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने डाटाबेस बनाया और डाटाबेस में टेबल का नाम आपने स्टूडेंट रखा जिसके अंदर 5 कॉलम रखे। अब ये वो चीज़ है जो आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, जब तक आपका डाटाबेस चलेगा। लेकिन चीज़ चेंज क्या हो सकती है? राबिया के मार्क्स, शाहजेब के मार्क्स, या किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ चेंज होती है, और एक चीज़ जो परमानेंट रहती है उसको हम इंटेंशन बोलते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? सबसे पहली बात देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। तो डाटा इंडिपेंडेंस मतलब डाटा का एक दूसरे से आज़ाद हो जाना। अब इसमें चीज़ क्या है? देखो, 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है ना वो बनाया ही इसलिए गया था कि डाटा की इंडिपेंडेंस दी जा सके। क्यों? क्योंकि जब डाटा को आप इंडिपेंडेंट कर देते हैं 3 लेवल्स में, मिसाल के तौर पे यूज़र को क्या नज़र आ रहा है वो एक अलग चीज़ है, टीचर को क्या नज़र आ रहा है वो एक अलग चीज़ है, कोऑर्डिनेटर जो मस्ट यूनिवर्सिटी का है उसको क्या नज़र आ रहा है आपके CMS पे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ठीक है, वो जो नज़र आ रहा वो और जो पीछे डाटाबेस के अंदर चीज़ सेव है, वो दोनों में बहुत मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं आपको। डाटाबेस के अंदर तो डाटा आपको सिर्फ पड़ा हुआ नज़र आता है, व्यू में सिर्फ आपको वो चीज़ नज़र आती है जो आपसे रेलिवेंट थी। ठीक है, जिस तरह कॉलेज का CMS है, तो जब आपको लॉगिन मिलेंगे आज आपको, जब आप जाके चेक करेंगे तो आपको सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड नज़र आ रहा होगा। लेकिन डाटाबेस से जिधर वो उठाया जा रहा है वहाँ पे तो सारे बच्चों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि जो डाटाबेस डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, जो 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा हम लोगों ने अभी, या एंसी स्पार्स आर्किटेक्चर कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो डाटा एक लेवल का दूसरे लेवल से इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता। जो नीचे डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ वो क्या चीज़ है, यूज़र व्यू सिर्फ यूज़र को दिखा देगा कि तुम्हारा ये डाटा है बस। ठीक है, अच्छा जी, डाटा इंडिपेंडेंस जो होती है वो 2 तरह की हो सकती हैं, लॉजिकल इंडिपेंडेंस हो सकती है और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हो सकती है। ये फिजिकल और लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होती है ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ेंगे। ऑल तो मैडम ने अभी तक कोई चीज़ नहीं पढ़ाई नहीं है, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ। ठीक है, तो लेक्चर स्लाइड्स अभी तक इधर ही हैं। आ जाते जी अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। और अब आज से हम लोग थोड़ा सा SQL के अंदर काम करना सीखेंगे। किसी बच्चे को अभी तक ना समझ लगी हो तो पहले प्लीज़ वो मुझसे पूछ ले ताकि मैं प्रैक्टिकल वर्क शुरू करूँ साथ ही।
बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं आप लोगों के, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने रखा ही सिलेबस इतना थोड़ा ऐसा कि सारे आराम से कर सको उसे। कोई तो जवाब दे दे, व्हाट्सएप कह रहा हूँ इधर कमेंट्स के ऊपर। हाजरा कह रही हाँ, थो, सर थो, जी वो जो भी आप वो इंस्टेंस वाला समझा रहे थे, मैं एक बार रिपीट कर दें। आप लेट आए हो ना? नहीं सर, आया तो जल्दी था, और उसकी जी चीज समझ हाजरा, नहीं मुझे आप आपके काफी सवाल तेज की, बोल रहे थे। ठीक है ठीक है, हाजरा मुझे आपके सवाल की समझ नहीं लगी। थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में बताएं, मतलब आपने पहला लेक्चर ही अटेंड नहीं किया हुआ। हाजरा थोड़ा जल्दी लिख दो प्लीज़। क्या? अच्छा, अब अगर आप ये CMS देखें तो क्या यहाँ पर आपको कोई भी वो सब्जेक्ट नज़र आ रहा है जो आपको सर बिलाल ने या सर एहतराम ने या सर नबील ने या किसी और टीचर ने पढ़ाया हो? शाबाश, मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं। आपको कहीं भी कोई डिटेल नज़र आ रही है किसी दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स की? यहाँ पे सिर्फ वही मार्क्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे व्यू के अंदर मुझे सिर्फ वही चीज़ें नज़र आएंगी जो मेरे से रेलिवेंट है। ये एक्सटर्नल व्यू है, ठीक है। अब मैं आपको इंटरनल व्यू दिखाता हूँ। ये कोऑर्डिनेटर का लॉगिन होता है मस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये क्योंकि मैं मस यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे एक लॉगिन अलग मिलता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये मैं फैकल्टी शीट के ऊपर गया हूँ, मैंने C4 सेलेक्ट किया है। अच्छा जी, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये ज़िशान इसकर लिखा हुआ है, ये एहतराम बशीर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुनव्वर हुसैन लिखा है, ये महबूब साहब का नाम है, मैडम अरूसा का नेम है, सर नबील का नेम है, ये मैडम फरियाल का नेम है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो व्यू है जो कोऑर्डिनेटर का है, यानी वो बंदा जो पूरे कॉलेज को हैंडल करता है, वो बंदा जो पूरे के पूरे एकेडमिक्स को हेड करता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को उन सारे टीचरों के सब्जेक्ट के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, सारे टीचरों के नाम नज़र आ रहे हैं, सबका रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। यही बात है ना? मैसेज में बताएं मुझे, शाबाश। हाँ, आप अब देखो ये चीज़ होती है व्यू, हम व्यू इस चीज़ को कहते हैं, और स्कीमा भी बेसिकली इसी चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। कि इसमें क्या था कि एक व्यू ये मेरा था ज़िशान वाला, यहाँ पर मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड नज़र आया जो मेरे से रेलिवेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो मार्क्स दिखाने की तरकीब कुछ इस तरह की है, जबकि अगर मैं कोऑर्डिनेटर के लॉगिन में जाऊँ और मैं आपको डेटाबेस सिस्टम का रिजल्ट चेक कराता हूँ ज़रा, क्योंकि अभी तो आपके कोई मार्क्स लगे ही नहीं है, मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट शो होता है। आप लोगों को जो लिस्ट मैंने सेंड की थी ना रिजल्ट की, वो यहाँ से सेंड की थी, यानी क्विज मिड टर्म, अभी तो कोई मार्क्स आपके लगे नहीं है तो इसलिए 0 0 लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे, हाँ, तो अगर आप लोग ये देखोगे तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर मुझे अलग अलग नज़र आएगा, मतलब यहाँ पे फाइनल ईयर के मार्क्स अलग नज़र आएंगे, लैब के मार्क्स अलग नज़र आ रहे हैं, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 के मार्क्स अलग हैं, क्विज़ 1 क्विज़ 2 के मार्क्स अलग हैं, जबकि यहाँ पर सीन कुछ और है। इसको कहते हैं व्यूज़। मुझे दिखाने का तरीका कुछ और था, मुझे दिखाने का स्कीमा कुछ और था, और आपको मतलब या किसी दूसरे बंदे को कोऑर्डिनेटर का दिखाने का स्कीमा कुछ और था, ठीक है। अभी मैं किसी बच्चे का लॉगिन नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं आपको बच्चे का भी करके दिखाता कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इस तरह डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। सो जो डिफरेंट व्यूज़ हुए उसको हम लोग एक्सटर्नल व्यू बोला हम लोगों ने, और वो एक्सटर्नल स्कीमा कहलाता है। एक्सटर्नल स्कीमा की अब समझ लगी आप सब लोगों को? मुझे ज़रा मैसेज में बता दो। गुड, अब मुझे लग रहा है समझ लगी है सबको। चलें जी, एक्सटर्नल स्कीमा के बाद बारी आती है इंटरनल स्कीमा की, सॉरी कॉन्सेप्शनल स्कीमा की। कॉन्सेप्शनल स्कीमा वो स्कीमा होता है जहाँ पर आप डाटा को बेसिकली शो करवाते हो, ठीक है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, ठहरो एक मिनट, ये तो कोऑर्डिनेटर का लॉगिन है, मुझे अपने लॉगिन पे जाना पड़ेगा। ये देखते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के देखते हैं, लैब के मार्क्स। अब आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बच्चों के मार्क्स लगे हुए हैं, यही बात है। तो ये क्या बेसिकली चीज़ है, ये हमारा कॉन्सेप्शनल स्कीमा है। कॉन्सेप्शनल स्कीमा में क्या होता है बेसिकली, डाटाबेस के अंदर आपने क्या क्या नाम रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैंने रखा हुआ ये हमारी आईडी सीरियल नंबर है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम रखे हुए हैं मैंने, डाटा का मतलब मार्क्स का रखे हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स का रखे हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ उस चीज़ का शो हो रहा है जो मेरे सब्जेक्ट का है।
अगर ओवरऑल हम डेटाबेस को कभी खोल के चेक करेंगे तो उसके अंदर तो जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उन सब का रिजल्ट शो होगा। जिस तरह यहाँ पर जब मैं आया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर फैकल्टी शीट में जब मैं गया हूँ तो ये देखें, यहाँ पर वो उन सब टीचरों का रिजल्ट शो कर रहा है जो हमारे कॉलेज को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें कि वो बेसिकली बैक एंड के ऊपर डेटाबेस इस तरह होता है जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं, लेकिन जो सी चीज़ मेरे से रेलिवेंट है वो सिर्फ मुझे दिखाई जा रही है। तो ये कह सकते हैं जो ओवरऑल रिकॉर्ड होता है डेटाबेस का कि हम लोगों ने कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है, हम लोगों ने क्या क्या कंस्ट्रेंट लगाने हैं, प्राइमरी की रखनी है नहीं रखनी, डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, उनके रिलेशनशिप्स आपस में क्या होंगे, ये सारा जो होता है हमारा कॉन्सेप्शनल स्कीमा होता है या कॉन्सेप्शनल व्यू होता है। अब मुझे क्लियर बताएं, आपको कॉन्सेप्शनल की समझ लगी है? एक बंदा मैसेज कर दे तो मुझे पता चल जाएगा ना। गुड, चलो इसका मतलब आपको ये समझ लगी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इंटरनल स्कीमा किसको कहते हैं। इंटरनल स्कीमा ये होता है कि डाटाबेस जो है, डाटाबेस में जाके स्टोर, डाटा जो है डाटाबेस में जाके स्टोर कैसे हो रहा है। देखो अभी मैं यहाँ पर आपको खोल के ये नहीं चेक करवा सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो व्यू ही मौजूद नहीं है जहाँ पर मैं डाटा को शो करवा सकूँ। लेकिन होता किस तरह, मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं इस पर राइट माउस क्लिक करता हूँ, मैं पेज सोर्स पे गया हूँ, ये देखिएगा अभी, ये देखें, ये आप अगर ये फंक्शन वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारी लाइनें लिखी हुई हैं, ये रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। इमेज का बटन जो है उधर जाके स्टोर हो, उसके बाद करंट टाइम जो है वो इधर हो, डेट फॉर्मेट इस तरह हो, क्लोज टेक्स्ट इस तरह हो। तो ये वो चीज़ है जो आपके डाटा को उठाकर डाटाबेस के अंदर या मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रही है, ठीक है। तो इस एरिया को या इस लेवल को हम लोग फिजिकल या इंटरनल व्यू या इंटरनल स्कीमा बोलते हैं। अब आपको समझ लगी है कि इंटरनल स्कीमा किस चीज़ को बोलते हैं? शाबाश, आंसर दें। गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ द क्लास, सॉरी, इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस क्या चीज़ होती है? ओवरऑल डाटाबेस में से किसी भी एक बंदे की रिकॉर्ड या एक बंदे का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट की मुझे समझ नहीं लगी, मुझसे मुंतहा आप मैसेज दोबारा करो ताकि मुझे पता चले, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, शाहजेब ने बोला कि इंस्टेंस की समझ नहीं थी आ रही। देखो ये CMS पे मैं गया हूँ, ठीक है, ये मेरे पास डाटाबेस है, ठीक है, लेकिन मैं अगर ये बोल दूँ कि मुझे मुकद्दस रज़ा का देखना है कि रिज़ल्ट क्या है हाली, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस क्या था? ये पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। और इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस क्या हुआ? एक बच्चे का रिकॉर्ड, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट में किसी भी चीज़ के रिकॉर्ड को शो करवाना या रिकॉर्ड पास रखना या रिकॉर्ड के ऊपर कोई अपडेट करना बेसिकली इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस कहलाता है, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अब समझ लगी इंस्टेंस की शायद? नहीं, कॉन्सेप्शनल स्कीमा इज़ नॉट कॉपी पेस्ट। कॉन्सेप्शनल स्कीमा बेसिकली आपको जो नज़र आ रहा होता है डाटाबेस, अब सिंपली अगर मैं आपको लफ्ज़ों में बताऊं तो जो इंटरनल स्कीमा होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका वो एरिया जो जिसमें डाटाबेस मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा होता है। अब ऑब्वियसली बात है मेमोरी आपको नज़र तो नहीं आती, अदरवाइज मैं मेमोरी आपको ज़रूर दिखाता। अम्मी, 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 सॉरी मेरे चाचू का बेटा रूम में आ गया था, तो सॉरी चाचू का बेटा आ गया था रूम में तो मुझे पहले उसको निकालना पड़ा क्योंकि वो बहुत शोर डालता है फिर बाद में, ठीक है। अच्छा चीज़ ये कि आपको इंस्टेंस की भी समझ लगी, कॉन्सेप्शनल स्कीमा क्या होता है, इंटरनल स्कीमा क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, उसकी समझ भी लगी। अगर आज की स्कीमास को अंडरस्टैंड कर गए हो तो जो कल आपने ANSI स्पार्स मॉड पढ़ा था, आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसमें भी 3 ही चीज़ें थी और वो भी यही चीज़ें थी, तो आपको उनकी भी समझ लग गई होगी, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ थी जो हम लोगों ने पढ़नी थी। और अभी जो है मैं ये बंद करता हूँ और आप लोगों को लेकर चलता हूँ प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। वी हैव टू वेट कि ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये डाटाबेस लोड हो गया है और मैं जाके चेक करता हूँ क्या डाटाबेस के अंदर अभी कोई डाटाबेस बना पड़ा हुआ है। वी हैव टू सी नाउ।
मेरा दिल है मैं मैग्नीफायर भी ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों का टेक्स्ट ज़रा बड़ा नजर आए। अच्छा जी, ये देखें कि तो डेटाबेस के अंदर फिलहाल अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। नंबर 2 चीज़ ये कि जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डेटाबेस को क्रिएट करने की क्यूरी और टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी लगानी है आप लोगों ने। वहाँ पर आपने ये नहीं बताना कि डेटाबेस के ऊपर राइट माउस क्लिक करके तो आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, नहीं, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैडम से मैंने पूछा था, और आपने जब घर मतलब काम कर रहे हो प्रैक्टिकल, फिर बेशक आप ऐसा अप्रोच यूज़ कर सकते हो क्योंकि थोड़ा जल्दी होती है ना, लेकिन डेटाबेस को बनाने की क्यूरी क्या है वो हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, और टेबल कैसे क्रिएट करने हैं उसकी क्यूरी भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग उस साइड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ डेटाबेस के ऊपर जाऊँ, और अभी मैं मैनुअल तरीके से न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक नया डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस जो है वो मैं बनाने लगा हूँ किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज का, ठीक है। कि हम लोग क्या करेंगे, किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज के अंदर बच्चों की आईडी, उसके नेम, उसका रोल नंबर और साथ हम उसके मार्क्स जो हैं वो एंटर करवाएंगे। तो ये न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया तो अभी प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। वो कह रहा है डेटाबेस का नाम, तो मैं कह रहा हूँ मेरा डेटाबेस का नाम होगा किंग्स, ठीक है। लेकिन जब पेपर में आएगा तो आप लोग ये क्यूरी के थ्रू करोगे, ठीक है। और मैं किस पे करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। दैट्स बेटर। जैसे ही हुआ आपने देखा होगा यहाँ पर किंग्स के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं इस पर राइट माउस क्लिक करता हूँ टेबल क्रिएट करने के लिए। अगेन वही चीज़ कि जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको जो है खुद मतलब करना पड़ेगा क्यूरी के थ्रू पेपर के अंदर। प्रैक्टिकल वर्क में आप इस तरह भी कर लेते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा डेटाबेस को क्रिएट करने का या डेटाबेस बनाने का तो तब आपको क्यूरी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं टेबल पे राइट माउस क्लिक कर रहा हूँ और न्यू टेबल पे, सेम यही चीज़ टेबल के लिए भी अप्लाई होगी, ठीक है। वेट करेंगे कि ये प्रॉपर पहले हो जाए। गुड, ये लोड हो गया। अब हम ऐसा करेंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे। मैं पहला लिख रहा हूँ आईडी होनी चाहिए, ठीक है, और टैब का बटन दबाता हूँ तो वो नेक्स्ट पे मूव कर जाता है, ठीक है। और मैं कहता हूँ आईडी जो है वो इसकी डाटा टाइप क्या रखो तुम, आईडी की हम डाटा टाइप रखते थे इंट रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इंट रख लिया, ठीक है। अलाउ नल का मतलब है कि अगर आप इस पर टिक लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें जीरो वैल्यू भी हो सकती है, यानी खाली भी रह सकता है। लेकिन अगर आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे तो ये लाजमी है क्यूरी को रन करने के लिए, डेटाबेस को चलाने के लिए, कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो। तो मैं किसी पे भी टिक नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। दूसरा, मैं आईडी के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो, ठीक है। और नेम जो होता है वो हमेशा कैरेक्टर की फॉर्म में होता है, चूंकि 10 कैरेक्टर्स तो थोड़े होते हैं, मैं ऐसा करता हूँ 40 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं अडोर नल नहीं कर रहा ताकि मैं इसको खाली रखूँ। अच्छा, नेम के बाद रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर जो होते हैं वो हमारे इंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा, इसको भी अनटिक करता हूँ मैं, टैब का बटन प्रेस करता हूँ नेक्स्ट पे मूव कर जाता है, ठीक है। और रोल नंबर के बाद हमारा लास्ट है मार्क्स। मार्क्स हमारे क्या होते हैं, ये भी इंट होते हैं, ठीक है। तो हम इसको इंट ही रहने देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, अनटिक कर देते हैं। मेरा काम मुकम्मल हो गया। मैंने सिर्फ 4 चीज़ें करनी थी। मैंने टेबल क्या बनाया, आईडी, नेम, रोल नंबर, और मार्क्स, ठीक है। किसी को अभी तक ना समझ लगी हो तो प्लीज़ मुझे पहले मैसेज पे बता दो। मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं Ctrl+S दबाऊंगा या ऊपर फाइल पे क्लिक करके सेव करूंगा तो ये बॉक्स ओपन होगा। वो बोलेगा मुझे बताओ आपने टेबल का नाम क्या रखना है। मैं टेबल का नाम रख रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि रिकॉर्ड ही स्टूडेंट का, तो मैंने स्टूडेंट रखना है और ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है मुझे, जब सारी प्रोसेसिंग मुकम्मल होगी मैं इसको करूँगा बंद, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम 1-2 बार ज़रा रिफ्रेश करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो फिर नज़र आएगा। टेबल पे जाता हूँ और ये देखें dbu.student, यानी वो चीज़ जो मैंने अभी बनाई थी। इस पर मैं राइट माउस क्लिक करूँगा सबसे पहले, ठीक है। और ये देखिए लिखा होगा एडिट टॉप 200 रोज, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिएगा, हाँ दैट्स बेटर। ये चीज़ें देखें ओपन हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करूँगा। पहली ID 01, मैं 1 ही रखता हूँ, ठीक है। ID 1 है हमारी, और नेम में रख देता हूँ हाजरा, ठीक है। और हाजरा का रोल नंबर मैं लिखता हूँ 101, ठीक है। और हाजरा के मार्क्स लिख देता हूँ 20, ठीक है। टैब का बटन दबा रहा हूँ मैं, आप क्लिक भी करोगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। जब आप लास्ट वाले कॉलम से इधर जाओगे फिर वो सारे ख़त्म करेगा एरर, ठीक है। नंबर टू में मैं क्या लिख देता हूँ, आमिना, ठीक है। आमिना का रोल नंबर 102, ठीक है। और आमिना के जो मार्क्स हैं मैं लिख देता हूँ
40। सपोज करो, प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव मत कंसिडर करना कि किसी के मार्क्स में कम लिख रहा हूँ, मेरे माइंड में जो आ रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि किसी बच्चे के मार्क्स में इंटेंशनली थोड़े लिख रहा हूँ, ठीक है। नाम लिया तो वो हाजिर भी हो गई है, चलो अच्छा जी। उसके बाद मैं टैब की प्रेस करूँगा, ठीक है। तीसरे में जाता हूँ, तीसरे में देखता हूँ कि क्या होता है। तो मैं रोल नंबर 3 जो है उसका नाम लिख देता हूँ शाहजेब, ठीक है। और शाहजेब का मैं रोल नंबर लिखता हूँ 103, और शाहजेब के मार्क्स भी मैं 40 लिखता हूँ। मैं 40 क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। रोल नंबर 4 उसामा, आज पता नहीं वो किधर गायब है। अच्छा उसामा, और उसामा का रोल नंबर हो गया 105 सॉरी, ठीक है। और इसी तरह उसामा के मार्क्स में लिख देता हूँ 25, ठीक है। और इस तरह बस मैं लास्ट रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ 5। उसामा के बाद मैं रख लेता हूँ हमज़ा, ठीक है। हमज़ा का रोल नंबर 105, और मार्क्स हमज़ा के कितने हो गए, हमारे हमज़ा के हो गए 30, ठीक है। तो ये बेसिकली अब मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे करके मैं एक बार Ctrl+S दबाऊंगा, ठीक है। जब मैं Ctrl+S दबाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि चीज़ जो है वो सेव हो गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने डेटाबेस के ऊपर क्यूरीज लगानी है ताकि हम लोगों को व्यूज़ नज़र आए। आज आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली व्यूज़ होते किस तरह से, ठीक है। चलें जी शुरू करते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और Ctrl+N दबा रहा हूँ, ठीक है। या फाइल के ऊपर भी क्लिक करके न्यू पे आप जाएंगे, ठीक है। और आज हम जो पहली क्यूरी पढ़ेंगे वो होगी सिलेक्ट की क्यूरी, कि आप चीज़ों की सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, चीज़ों को देख कैसे सकते हो। ये तो अभी आपको डाटाबेस नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर माइक्रोफोन अपना ऑफ रखो, जो भी है प्लीज़। मैं दोबारा रिपीट करता, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई थी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखा है मैंने, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट का बटन होता है, मैं ज़रा इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि जब मैंने क्वेरी रन किया तो सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है सारे का सारा, फ्रॉम का मतलब फ्रॉम, स्टूडेंट का नाम मतलब स्टूडेंट का जो टेबल था। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट के टेबल में जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी सिलेक्ट करके मुझे शो करवा दो। इस क्वेरी की समझ लगी सब लोगों को? प्लीज़ मुझे बता दें। वो होगी डिस्टिंक्ट की, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट का क्या सिंटैक्स होता है? सिलेक्ट स्टैटिक, बल्कि मैं इस पूरे को ख़त्म करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। सिलेक्ट वैसे का वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। स्पेलिंग है DISTINCT, डिस्टिंक्ट, ठीक है। मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट और सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि क्यूरी जितनी भी हम लोग लिख रहे हैं ना, वो हम लोग हमेशा बड़े लेटर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोगों का ये जो है ना, जो चीज़ें हम लोगों को खुद इंसर्ट करनी होती हैं, जैसे मार्क्स जो है हमारा कॉलम नेम है, और हमारा जो स्टूडेंट है वो जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो है वो हमारा टेबल का नाम है, तो ये हम हमेशा छोटा लिखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको डिस्टिंक्ट खत्म करके चेक कराता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब ये कि मार्क्स दिखाओ स्टूडेंट के टेबल से, ठीक है। अगर मैं इस क्यूरी को रन करूँ तो देखें क्या होगा। वो क्या कर रहा है, नीचे आके देखें, वो सिर्फ उसके मार्क्स दिखा रहा है, आईडी दिखा रहा है और साथ उनके मार्क्स दिखा रहा है। अच्छा जी, सिलेक्ट मैं कहता हूँ नेम भी दिखा दो कॉमा डाल के, ठीक है। चेक करते हैं क्या होता है। सॉरी, मैंने Ctrl+S कर दिया तो कह रहा है क्यूरी सेव करो, नहीं, ठीक है। और मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें नीचे क्या हुआ, यहाँ पर नाम भी शो हो रहे हैं और मार्क्स भी शो हो रहे हैं। चलो जी, हम ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें रोल नंबर भी शो हो, हम रोल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें नीचे यहाँ पर मार्क्स भी शो हो रहे हैं, नेम भी शो हो रहे हैं, उनके रोल नंबर भी शो हो रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं, डिस्टिंक्ट लगा के चेक करते हैं कि जब डिस्टिंक्ट आता है तो बेसिकली क्या होता है। सिलेक्ट DISTINCT, डिस्टिंक्ट, ठीक है। और मार्क्स, अभी मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं कि डिस्टिंक्ट करने से होता क्या है। मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा जी, मैं ज़रा इस क्यूरी को रन करता हूँ पहले।
अच्छा जी, इसमें चीज़ देखें, पहला नंबर 20 है, दूसरे के 25 है, तीसरे के 30 है, चौथे के 40 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 5 बच्चों का रिकॉर्ड एंटर था, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड कर दो। जैसे आमिना और शाहजेब के जो मार्क्स थे इसके अंदर वो 40-40 थे, तो डिस्टिंक्ट लगाने से क्या होता है, जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो एक ही बार शो हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, डिस्टिंक्ट लगाने से बच्चों के मार्क्स, अब मिसाल के तौर पर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स की जगह में सिलेक्ट नेम, डिस्टिंक्ट नेम और मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट करके देखूं तो क्या होगा। चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। देखिए जी, उसने मार्क्स नहीं उठाए, जस्ट उसने एक ही चीज़ उठाई है जो आपके नेम है। तो क्योंकि वो नेम पहले से लिखे हुए थे, नेम चूँकि डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते ना, वो सारे डिसिमिलर हैं, इसलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क्स लगा दिया। तो हम डिस्टिंक्ट के बारे में ये कह सकते हैं कि वो जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उसको शो कराने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक नई क्यूरी करते हैं जिसमें हम वेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत आसान है और बहुत मज़े की चीज़ है, आपकी क्यूरी खुद ज़बानी याद हो जाएगी। सेलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब होता है सारा का सारा, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, इसलिए छोटा लिख रहे हो। ठीक है, एंटर मार के भी लिख सकता हूँ, आगे भी लिख सकता हूँ, पर मैं एंटर मार के लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे क्लियर हो। वेयर मार्क्स इज इक्वल टू, डबल कोट ऑन करूंगा, सिंगल कोटेड है, ठीक है, और बीच में लिख रहा हूँ क्योंकि रिपीट मार्क्स किसके हो रहे थे, शाहजेब और आमिना के जो 40 थे, तो मैं यहाँ पे 40 लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलॉन लगा देता हूँ। चले जी, अगर मैं इस क्यूरी को रन करूँगा तो देखना दोनों शाहजेब और आमिना का पूरा रिकॉर्ड शो होगा और बाकी किसी का शो नहीं होगा। ये देखना, ये देखें, इसमें क्या उसने आईडी दिखा दी, नेम, रोल नंबर, सारा कुछ दिखाया। उसमें नाम आमिना जिसके मार्क्स 40 थे वो शो करवा दिए। ठीक है, चलें जी, एक क्यूरी और लगा कर देखते हैं। हम कहते हैं जिनके मार्क्स जो है वो लेस है 40 से, किसी का रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा। क्यों? क्योंकि किसी के भी 40 से मार्क्स थोड़े तो हैं, तो फिर क्यों नहीं कह रहा ये। अच्छा, मार्क्स ग्रेटर देन है, हम लेस देन करके देखते हैं। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये देखिए, जिनके मार्क्स 40 से कम थे तो वो ये हो गए, यानी जब हम इक्वल टू करेंगे तो एग्जैक्टली मार्क्स होंगे। ठीक है, और जब हम लोग जो है करेंगे, दूसरा तरीका करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीके में ये है कि हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो सारी प्रोसीजर इसके अंदर कर सकते हैं। लास्ट एक चीज़ करते हैं इसके अंदर, जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, जिसके मार्क्स इज इक्वल टू हों, किसके, 40 के, क्योंकि हमारे में 40 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एंड यानी एक और कंडीशन साथ अप्लाई कर देना। ठीक है, एंड क्योंकि रोल नंबर मैं ऐसा करता हूँ कि आमिना के लिए सर्च करता हूँ, एंड रोल, सॉरी, रोल इज इक्वल टू, ठीक है, रोल में मैं लिख देता हूँ 10, क्या आमिना का क्या रोल नंबर रखा था मैंने, 102। ठीक है, ये हो गया और सेमी कॉलन लगा दिया। मेरे हाथ से ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को खुद ही समझ लग रही होगी कि कितना इजी चीज़ है ये करेंगे और मैं यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। ये देखें क्या हुआ है, सिलेक्ट, सारा रिकॉर्ड चेक कराओ जहाँ जिस बच्चे के मार्क्स 40 है और रोल नंबर क्या है, 102 है। तो इस तरह की जो क्यूरीज होती हैं उसमें हम लोग कंडीशनल लगाते हैं, जिसमें हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर और भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ और, लेट्स सी, देखते हैं और लिखने से क्या होता है। ये देखो, और लगाने से क्या हुआ है कि उसने बोला कि जिसके मार्क्स 40 हो या जिसका रोल नंबर 102 हो, तो 40 चूंकि शाहजेब और आमिना दोनों के मार्क्स से तो शो हुए और लगा के 102 कर दिया। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये बोलूँ कि रोल नंबर जिसका 0 हो, मिसाल के तौर पर, क्या होगा, कुछ भी नहीं। उसने चूंकि और की कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, लेकिन ये मार्क्स 40 वाली पूरी हो गई है, तो उसने इस चीज़ को शो करा दिया। ठीक है, ये चीज़ होती है जब हम लोग और ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसके अंदर। कोई बच्चा ऐसे जिसको अभी तक इस चीज़ की बिल्कुल समझ ना लगी हो जो हम लोगों ने अभी तक की है। बेटा असल में राबिया आप बात ठीक कह रही हो, लेकिन उसके लिए मैंने आईडी यूज़ की हुई है। तो जब हम असल में डेटाबेस बनाते हैं तो आई नो उसमें ये चीज़ होती है कि जो आपके रोल नंबर्स होते हैं वो हमारे यूनिक होते हैं, तो हम लोग उसी को आईडी बना लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने आईडी और रोल नंबर अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, आई थिंक सो सबको क्लियर है। ये प्लीज़ अपने घर पर बैठ के एक बार क्यूरीज लाजमी करनी है। वीडियो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज रात को मिल जाएगी आपको, उसमें आप लोग जूम कर सकोगे। मैं 720 बिट रेट की रखूँगा यूट्यूब वीडियो, ताकि आप उसको HD में देख सको। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, मुझे सबकी अटेंडेंस लगाने दो, जस्ट 1 मिनट।
गुड हो गया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सफदर को प्लीज़ मेरा पैगाम दे दो, बल्कि सफदर की सिस्टर से मैं खुद ही बात करता हूँ मैडम रूसा से कह के, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।